नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। देश भर में आज यानी 13 मई को चौथे चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। 19 अप्रैल से शुरू हुए चुनाव में अब तक 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई है। देश में सभी पार्टी के नेता जोरों शोरों से अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और शीर्ष नेतृत्व की ओर से भी पुरजोर कोशिश की जा रही है जनता को लुभाने की और वोट बैंक साधने की। वहीं अब देखना यह होगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता किस पर विश्वास करेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर या राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर। वहीं आज इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता गोपाल सामंतो, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रूपेश दुबे, आप प्रवक्ता सूरज उपाध्याय और छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ दुलारे अंसारी जी। आप सभी का हमारे चैनल वीआईपी में स्वागत है। वहीं मैं सबसे पहले गोपाल जी से सवाल लेना चाहती हूं। गोपाल जी, आज 4 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। जहां कहीं कहीं मतदाताओं में बहुत उत्साह दिखाई दिया तो कहीं कहीं मतदान का बहिष्कार भी नजर आया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पल्लवी जी, पहले तो नव मतदाताओं में बहुत उत्साह है जी। और उत्साह इस कारण है कि वो भी मोदी जी का हाथ और मजबूत करना चाहते हैं। जी। मोदी जी फिलहाल गोपाल जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। गोपाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? वहीं फिलहाल हम रूपेश जी के पास चलते हैं। रूपेश जी, आज चौथे चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। कहीं कहीं मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार भी किया है, जहां जनता में काफी आक्रोश भी दिखाई दिया है, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? पल्लवी जी नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती और मजबूती, जिस प्रकार से निर्वाचन कार्य प्रारंभ हो रहे हैं जी। तो इसमें किसी को भी बहिष्कार नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में सबको सहभागिता होनी चाहिए। यद्यपि भारत देश 10 वर्षों से महंगाई, बेरोजगारी और कुनीति के चलते आम जनता हलाकान है, परेशान है। किसान कृषि यंत्रों में भी जीएसटी लगने से परेशान है और जिस प्रकार से 10 वर्षीय भाजपा के कुशासन में देश की जनता ने दंश झेला है। देखिए, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से इस चुनाव में अपने न्याय 5 गारंटी और 5 न्याय और 25 गारंटी के साथ आम जनता के बीच में है, आम जनता उस पर विश्वास कर रही है। वहीं देखिए, 10 वर्ष में जो सत्तासीन भाजपा है वो अपनी एक भी योजना बताने में पूरी तरह से सक्षम है। पहले ये विकास के नाम पर राजनीति करने का प्रयास किए, उसके बाद ये मुद्दों से हट गए, उसके बाद ये धर्म के मुद्दे पे राजनीति करना चाहे। द्वितीय चरण के चुनाव में जनता ने इन्हें नकार दिया। तीसरे चरण के चुनाव में इनके द्वारा मंगलसूत्र, जो पवित्रता होती है भारतीय नारी की, उस पर राजनीति करने का प्रयास किए। वहां भी जनता ने इनको एक सिरे से नकारा और उसके बाद अभी जिस प्रकार से पाकिस्तान की बात करके राजनीति करना चाह रहे हैं, भारत देश की जनता मोदी की गारंटी को पूरी तरह से नकार दी है। और ये 400 पार का जो नारा दे रहे हैं ना, इसमें देखिए इन्होंने तो 143 सीट में पहले ही अपनी हार सुनिश्चित कर ली है। जिसके पास ना विजन नहीं है और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, कर्म की राजनीति नहीं करती है, ऐसे लोगों को देश की जनता सबक सिखाने के लिए बढ़ चढ़ करके मतदान कर रहे हैं। जी। जी, वहीं अब मेरा अगला सवाल सूरज जी से है। सूरज जी, जिस प्रकार अभी रूपेश जी ने कहा, फिलहाल अभी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है सभी पार्टियों का, सत्ता पक्ष के अलावा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो कि चुनाव बहिष्कार देखने को मिल रहा है, मतदाताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? चुनाव बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन गौर करने वाली बात है कि चौथे चरण का मतदान है और लगातार मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है। और मतदान का प्रतिशत कम होने का सीधा संकेत है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसके अगेंस्ट में वोट जा रहा है। और मोदी जी का जो झुका हुआ कंधा और दबी हुई जुबान है और इनके 400 पार का नारा की जो हवा निकल चुकी है,
वो साफ प्रतीत हो रहा है कि 4 जून को जो है झोला उठने वाला है। और 10 सालों में देखिए, जिस देश की राजनीति विकास पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे और इन सब मुद्दों पे ना हो के धर्म की राजनीति की जा रही हो, उस देश का क्या हाल होगा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। भारत देश के प्रधानमंत्री को हमारा भारत देश जो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो क्या हिंदू मुस्लिम करके विश्व गुरु बनाएंगे कि मंगलसूत्र की बात करके विश्व गुरु बनाएंगे? विश्व गुरु जब बनेगा जब यहाँ के लोगों के हाथ में रोजगार होगा। और ये विश्व गुरु उस देश को बनाना चाहते हैं जिस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, वहां 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल दिया जाता है। इन्होंने वादा किया था कि 22 तक हर गरीब के सिर पे छत होगी। 2022 से 2024 में खड़े हैं, लोगों को मकान नहीं मिल पाया है। 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए थे, 10 साल में देखे तो 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? इन्होंने सिर्फ 2 लोगों को, अदानी और अंबानी, और पैसा कमाने का मौका दिया और देश की जनता के साथ छल किया है। और देश की जनता उसी छल का बदला चौथे चरण में भी ले रही है। और 7वें चरण आते आते इनका झोला रेडी होगा आगे बढ़ जाने। जी सूरज जी, अब मैं वहीं गोपाल जी से सवाल करना चाहूंगी। गोपाल जी, जिस तरह की आपने अभी रूपेश जी को और सूरज जी को सुना, इन्होंने किस तरीके से सरकार को घेरा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? दुलारे जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, फिलहाल हम गोपाल जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गोपाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी दुलारे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी गोपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी गोपाल जी बोलिए। मैं आपको बोलना चाहूंगा पल्लवी जी, ये कांग्रेस पार्टी और ये आम आदमी पार्टी, ये दोनों पार्टी के प्रवक्ता है। आप सोचिए कितनी विडंबना है। ये आम आदमी पार्टी बनी ही कांग्रेस की विरोध करने के लिए। ये आम आदमी पार्टी बनी ही शीला दीक्षित का विरोध करने के लिए थी। और आज ये दोनों आपस में एक टीम बनाकर गेम खेलने लग गए। तो ये तो इनकी लोगों के प्रति इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखिए। जब विरोध में पार्टी बनाते हैं और बाद में आके एक साथ खेलते हैं मैच। अब एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। दूसरी बात, विकास की बात करते हैं, 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं। और ये भाई साहब कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता पूछ रहे थे, जीएसटी की बात कर रहे थे। मैं पिछले डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा कि आप कौन से कृषि उपकरण में कितना % जीएसटी लगता है, वो मुझे क्लियर बताइए। तो वो नहीं बता पाई, वो बिल्कुल उस सवाल से भाग गई और उस सवाल को टालते चली गई। 2 करोड़ नौकरी, क्या शासकीय नौकरी की बात हुई थी? अब मैं पूछता हूं, 28 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। 28 एक्सप्रेसवे में काम करने वाला मजदूर, 28 एक्सप्रेसवे में काम करने वाला इंजीनियर, 28 एक्सप्रेसवे में काम करने वाला प्रति व्यक्ति क्या बाहर से आयात हुआ है? 65,000 किलोमीटर के रेल लाइन के दोनों तरफ दीवार बन रही है। वो दीवार को बनाने वाला एक एक व्यक्ति क्या बाहर से आयात हुआ है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, एक मिनट सुन लीजिए, आपके सूरज जी अभी आपके पास वापस आएंगे। सूरज जी, पहले उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। सूरज जी, मैंने नहीं बोला कि आपके एक राज्य में सरकार है और 5-5 आदमी जेल में, मैंने नहीं बोला। आप सुन लीजिए, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सोलर पावर आज इंडिया बना रही है। तो क्या उसमें काम करने वाला व्यक्ति बाहर से आयातित है? ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आटो को आज पहली बार 2 लाख, सूरज जी अगर आप बोलेंगे तो मैं खामोश हो जाता हूँ। आप डिबेट में अकेले बात कर लीजिए सूरज जी, मैं खामोश हो जाता हूँ। सूरज जी, आपके पास भी आएंगे। अभी आप गोपाल जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, आपके पास भी आएंगे। सबको समय दिया जाएगा बोलने का, आपको पूरा समय दिया जाएगा बोलने का। सूरज जी अभी शांत हो जाइए, अभी गोपाल जी को बोलने दीजिए। जी गोपाल जी, 2 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी का कलेक्शन हुआ है इस तिमाही में। वो 2 लाख करोड़ रुपए जीएसटी का जो कलेक्शन। सूरज जी, आपको बोलना है, सुनना है तो आप डिबेट में रहिए, नहीं तो मैं तो चुप हो जाता हूँ, आपकी बात सुन लेता हूँ। झूठ क्या बोल रहा हूँ? आप तथ्यों को देखिए। 65,000 किलोमीटर के रेल लाइन के दोनों तरफ दीवार बन रहे हैं। अगर आप इसको झुठला सकते हैं तो झूठा करके बताइए। आप 28 एक्सप्रेसवे में काम चल रहे हैं, आप अगर इसको झूठा बोल सकते हैं तो झूठा बोल के बताइए। इवन आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में 3 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। रायपुर विशाखापट्टनम, दुर्ग से आरंग और रायपुर जबलपुर का सर्वे चल रहा है। कौन सी बात को झुठला रहे हैं आप झुठला सकते हैं तो झुठलाइए। सोलर एनर्जी पे भारत नंबर 1 पे है, इसको कोई
कोई झुटला सकता है तो झुटलाइए। पिछले तिमाही में 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का अंदर जीएसटी कलेक्शन जी हुआ। गोपाल जी फिलहाल हमारे साथ छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ दुलारे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका प्रश्न है जी दुलारे जी। ये जब से सारा डेटा देते हैं तो इनसे पूछ लीजिए कि हंगर इंडेक्स भी बता दें। कि जब बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी अगर बनी है, आम आदमी पार्टी का समर्थन अगर चीजें हैं, तो अमित शाह का वो बयान को आप कैसे देखते हैं जिसमें हम नीतीश कुमार को कभी वापस नहीं लेंगे, मर जाएंगे पर नहीं लेंगे, फिर भी वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन कर लेते हैं। तो मुझे जो लगता है पल्लवी, यहाँ पे मोरल की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे धन की लड़ाई है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सत्ता सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण है, वो कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है, और वो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए 2024 में आईआईएम की बात नहीं हो रही है, 2024 में आईआईटी की बात नहीं हो रही है। 7 महीनों से छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, उसका पैसा नहीं आया है। मैं भूल रहा हूँ, स्कॉलरशिप, जीएसटी क्षतिपूर्ति, नहीं जीएसटी क्षतिपूर्ति, नहीं जीएसटी क्षतिपूर्ति आपके समय में आ चुका था। आपके टीएस सिंहदेव जी ने जाके गुण गाया था। कार्ड जो बना के, आयुष्मान कार्ड का पैसा नहीं आया है। आयुष्मान कार्ड का पैसा 7 महीनों से हॉस्पिटलों के पैसे रुके हुए हैं। इसमें बीजेपी प्रवक्ता क्या कहेंगे? तो देखिए, मैं आपको साफ तौर पे बता दूं, इस बार का चुनाव हिंदू मुस्लिम जो कांग्रेस आजादी के लिए लड़ी, उस कांग्रेस ने जो आजादी के लिए खून बहाया, आजादी के लिए गोली खाए, वो कांग्रेस कहाँ है जो कांग्रेस अपने बयानों में बताते हैं कि हमारी 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियों ने शहादत की मौत मरी है। तो वो शहादत के लोग कहाँ है? वो शहादत देने वाले लोग, देखने वाले लोग कहाँ है जिन्होंने अपने आंखों से देखा कि कांग्रेस वहां से उठ के यहाँ तक आई है। और सबसे कमजोर अगर कोई है तो आज के काल में विपक्ष है। तो दोनों ही अपनी अपनी बातों को स्पष्ट करें कि लड़ाई किस चीज की। अगर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है तो आप ही लोग लड़ ले, अगर डेवलपमेंट की लड़ाई है तो वोटर आके वोट करेंगे, क्योंकि वोटर को पता चल गया है कि विकास की लड़ाई नहीं है, इसलिए वोटर अपने घर से नहीं निकल रहा, और जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। जी वही जिस तरीके से अभी दुलारे जी ने बोला। गोपाल जी, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, इसके बाद जी गोपाल जी बोलिए। 1 मिनट पल्लवी जी, छोटा सा सवाल जी। खुदीराम बोस फांसी पर चढ़े, विनय बादल दिनेश को गोली मारा गया, भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया, नेताजी सुभाष को तो आप सब जानते हैं कि कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। कौन से कांग्रेसी ने खून बहाया है? गांधी जी ने तो खून नहीं बहाया है। गांधी जी ने मैं सामंतो जी नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने खून बहाया है, ये कांग्रेस बोलती है कि हमने खून बहाया है। कांग्रेस तो बहुत कुछ बोलती है। नेहरू जी की तो फोटो आपने देखी होगी, आपने माउंटबेटन के साथ आपने बहुत सारे फोटो देखी होंगी आपने दुलारी जी। मैं पूछता हूं, खुदीराम बोस को आपने कांग्रेस को कभी श्रद्धांजलि अर्पित करते देखा है? कभी आपने विनय बादल दिनेश को, जिनको सरेआम गोली मार दी गई थी, कभी कांग्रेस को देखा है? आज नेताजी सुभाष की मूर्ति पहली बार राजपथ में लगा। क्यों? कांग्रेस कहां थी? कांग्रेस के तो वो अध्यक्ष थे। अरे वो तो बहुत पुरानी बात। आप सोचिए, नरसिम्हा राव जिन्होंने आर्थिक परिवर्तन लाया इस देश में, उनको तक के इन्होंने बुला दिया। एक परिवार छोड़कर कांग्रेस किसी की पार्टी नहीं। आप नीतीश कुमार की बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं, आप मुझे हंगर इंडेक्स का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सवाल मैंने कांग्रेस से पूछा था, जवाब आप दे रहे हैं। खैर वो जवाब देते कि उन्होंने किस तरीके से विपक्ष को हम नहीं मानते। मैं आपको दे रहा हूँ नीतीश कुमार के जवाब में दे रहा हूँ। नीतीश कुमार जी के जवाब में आपको मैं बताता हूँ, नीतीश कुमार जी किसी समय एनडीए में ही रहे। क्या एनडीए में रहने के बाद उनके साथ अगर मनमुटाव हुआ, मनभेद नहीं हुआ, मतभेद हुआ, फिर मन तो मिल सकता है, लेकिन एक पार्टी ही कांग्रेस की विरोधिता के लिए बनी, एक पार्टी का निर्माण ही कांग्रेस का विरोधिता करने के लिए बनी और विचारधारा के अगेंस्ट में बनी। तो वो दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? वो तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और आप देखिए, शरद पवार की पार्टी क्यों बनी थी? क्योंकि शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच मतभेद था, तो दोनों आज साथ में खड़े। अरे आज ममता बनर्जी के साथ में भी खड़े होने की कोशिश की, ममता बनर्जी ने इनको खारिज कर दिया। कांग्रेस से आपका मतभेद है, कांग्रेस से आपका मतभेद है, पर गौरव वल्लभ जब आते तो आप उनको ले लेते हैं। कांग्रेस के जितने बड़े नेता आ रहे हैं आप उनको सम्मिलित कर ले रहे, तो आपको भी तो नकारना चाहिए। आप टिकट भी दे देते हैं। अगर चिंतामणि महाराज की बात करें तो सबसे बड़े आरोपी चिंतामणि महाराज पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे अंसारी जी।
आप शायद पुराना इतिहास देखेंगे तो गैसा गुरु जी ये परिवार से आते हैं, वो पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे अंसारी जी। जी और हंगर इंडेक्स जी, अगर हंगर इंडेक्स की पार्टियों बात में करें तो कार्यकर्ता और नेताओं के दल बदल की बात करें तो वो तो हमेशा चलता ही रहता है। कांग्रेस सत्ता में हो या बीजेपी में, कार्यकर्ताओं की उठापटक और दल बदल तो जारी रहता ही है। वहीं मेरा फिलहाल सवाल कांग्रेस से है। मैं रुपेश जी से सवाल करना चाहूंगी, दुलारे जी, कि रुपेश जी, क्या अभी जिस प्रकार कांग्रेस सरकार को घेरती है बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे को लेकर, या जो अन्य शिक्षा है उसके मुद्दे को लेकर, क्या लेकिन कांग्रेस के पास ऐसी पक्की नीति है कि अगर वो सत्ता में आती है तो वो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करेगी, शिक्षा के लिए क्या करेगी? ऐसी कोई पक्की राजनीति कांग्रेस ने बनाई है या आप की ओर से ऐसी कोई नीति सामने आई है? पल्लवी जी, कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय और 25 गारंटी में पूरी तरह से पारदर्शिता पूर्ण निर्णय लेते हुए आम जनता के बीच अपना घोषणा पत्र रखी है। वही देखिए, भाजपा में बेरोजगारी का जो दर है, जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट जो आती है उसमें बेरोजगारी में 83% युवा बेरोजगार हैं, और उसके अलावा और 65.7% जो युवा हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त युवा हैं भारत देश के, वो बेरोजगार हैं। और जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, युवाओं के बारे में बात कर रहे थे, निर्माण के बारे में बात कर रहे थे, रायपुर विशाखापट्टनम के बारे में बात कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, बताना चाहूंगा 2 साल से 17 गांव, राजनांदगांव जिला, डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र में 17 गांव आज भी 2 साल से चिन्हांकित होने के बाद वहां खरीदी बिक्री बंद हो गई है। शादी ब्याह बीमारी के लिए जमीन बेच नहीं पा रहे हैं किसान। ये विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करते हैं, आम जनता को क्षतिकारी करते हैं। इसी प्रकार गैस पाइपलाइन की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में जितनी भी गैस पाइपलाइन डाल रहे हैं उसमें किसी किसान को मुआवजा नहीं मिला है। ये सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे रोडर होते हैं, आम जनता को परेशान करते हैं। और सुनिए, तकलीफ होगी आपको, आप जितना आपको भाजपा वाले बोल के आए हैं ना। रुपेश जी, दुलारे जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी दुलारे जी। मैं पूछ रहा हूँ रुपेश जी, मैं पूछ रहा हूँ, आप जब विकास की बात करते हैं तो आपकी सरकार जब 5 साल थी तो छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी में आपने कोई बड़े सड़क का निर्माण नहीं किया। मेरी बातों पे गौर फरमाइएगा, और जवाब बहुत गंभीरता का सवाल है, ये गंभीर सवाल है। इसी वजह से आपको सातों के सातों विधानसभाएं हारनी पड़ गई, एक भी विधानसभा में आप अपना परचम नहीं लहरा पाए। तो क्या नहीं लगता है कि आपके पास विकास करने का मौका था? आपने शराबबंदी का वादा किया, आपने शराब बंद नहीं किया। तो आपको नहीं लगता कि आपने भी वादा खिलाफी जनता के साथ किया? अगर आप जब बीजेपी की बात करते तो खुद के वादा खिलाफियों के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव में हमारे पक्ष में परिणाम नहीं आया, जनता ने हमारे खिलाफ जनादेश दिया। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, निर्माण कार्य में कहीं हो सकती कहीं चूक होगी, लेकिन सीधे व्यक्ति को और सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम हुआ, जिसके कारण भारत देश में और केंद्र में भाजपा सरकार होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को 65 पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। और जिस प्रकार से घड़ी घड़ी देखिए, छत्तीसगढ़ में विकास के नाम पे भूपेश बघेल जी की सरकार ने आम जनता के जेब में डाका नहीं डाला। ये बार बार जैसे रेलवे की कनेक्टिविटी के लिए, रेलवे परिवहन के लिए इनके द्वारा जो परियोजनाएं लागू की गई हैं, वो प्रत्येक परियोजनाएं सिर्फ और सिर्फ कोल परिवहन से संबंधित है। आम जनता के जीवन को बाधित करके, आम जनता में आवागमन की सुविधा, जो विश्वसनीय जो ट्रेन थी उसको बाधित करके सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम भाजपा ने किया है। उसी क्रम में अभी जो ये रोड कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, राजनांदगांव के 17 गांव के किसान आज भी उनके द्वारा मुआवजा तय भी नहीं हुआ है। ये भारतमाला परियोजना के नाम पे आम जनता के किसानों को किसान अपनी जमीन बेच नहीं पा रहे हैं, कृषि कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी परियोजनाएं इन्होंने लागू करी, और तो और भाजपा के पास ना कोई विजन है। और जिस प्रकार से जीएसटी की बात कर रहे थे ना, किसानों के जितने भी कृषि यंत्र हैं उसमें 18% जीएसटी लग रहा है। आप पता करा लीजिए और बताइए जीएसटी से कौन व्यापारी प्रसन्न है? रुपेश जी, गोपाल जी की प्रतिक्रिया सुन लीजिए। गोपाल जी आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं। जी गोपाल जी।
कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता भाई से कहना चाहूंगा, आपके प्रवक्ता अनीता लोधी जी ने मेरे से भी दूसरे चैनल में कहा कि कृषि उपकरणों में 28% लगता है जीएसटी, आप 18% बोल रहे हैं। तो पहले देखिए, प्रत्येक यंत्र में उनका जीएसटी का प्रतिशत अलग अलग हो सकता है, किस परिप्रेक्ष्य में वो कही है। लेकिन आप बताइए, किसानों को 2022 तक रोजगार, उनका आय दुगना करने की बात किए थे। दुगना करना तो छोड़ो की बात है, आप कार्य योजना तक बनाने में सक्षम रहे हैं। बचाएंगे तो सुन नहीं पाएंगे ना। देखिए क्या है, शोर नहीं बजा रहा हूँ, शोर नहीं, सच्चाई कड़वी लगती है, सच्चाई कड़वी लगती है गोपाल जी, सच्चाई कड़वी लगती है। देखिए आप ही देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग इतना शोर मचाते हैं कि जनता की आवाज भी आप तक, आपके कानों तक पहुंचना बंद हो गया है। इतना शोर मत मचाइए कि जनता की आवाज भी आपके कानों तक ना पहुंचे। मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात, भारतमाला प्रोजेक्ट में राजनांदगांव में कौन से गांव आ रहे हैं? रायपुर से विशाखाजोरा, दिवादा, कोपेडी, मैं गांव का नाम बता दूंगा। मैं राजनांदगांव विधानसभा रहता हूँ, राजनांदगांव विधानसभा में रहता हूँ। पूरी बात पूछेंगे, जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। पूरी बात तो पूछ लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। अगर आप इतने अधीर हो जाएंगे तो अधीर रंजन जी ऑलरेडी आपके लोकसभा में हैं, आप भी अधीर मत आइए। अधीर नहीं, आप सच्चाई से सामना करिए। अब अधीर रंजन जी दोबारा पहुंच पाएंगे कि नहीं, उसमें क्वेश्चन मार्क है। आप मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस अपने जीवन काल में प्रथम बार सबसे कम सीट पर चुनाव लड़ रही है, सबसे कम सीट पर। आप लोग 50 की सेंचुरी, हाफ सेंचुरी लगाने के लिए तरस रहे हैं। क्या महादेव ऐप, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कोयला का रेट बढ़ने से किसी आम आदमी पर फर्क नहीं पड़ता। किसने कहा? कोयले के रेट बढ़ने से कोयला कहाँ काम आता है? बिजली घरों में। कोयला कहाँ काम आता है? सीमेंट में। कोयला कहाँ काम आता है? लोहे में। कोयला कहाँ काम आता है? बताइए। ये तीनों, अगर तीनों की कीमतें बढ़ेंगे तो आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा? ये कैसा अर्थशास्त्र है कांग्रेस का? मेरा 25 रुपए नहीं कहा है, आपने अभी कहा है। अरे आपने अभी कहा है, विदेशी कंपनियों से कोयला खरीदने की अनिवार्यता आपकी सरकार ने की है। अभी इसी चैनल में कहा है। देखिए जी, अब हम सूरज जी के पास चलना चाहेंगे। सूरज जी, सूरज जी बोलिए। पल्लवी जी, हम बात कर रहे थे नौकरी की। भाई साहब बोलते हैं भारतमाला बन रहा है। भारतमाला में मैक्सिमम काम करने वाले लेबर होते हैं जिनकी सरकारी दर 400 रुपया से भी कम है। तो जिनको आप 12,000 रुपये महीना दे रहे हो, उनको आप नौकरी का नाम दे रहे हो, तो देश के साथ इतना बड़ा जो मजाक कर रहे हो वो अच्छी बात नहीं है। दूसरी चीज है, देश 2014 तक आजादी के बाद से टोटल कर्जा लिया 55 लाख करोड़, और महाविकास पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में उस कर्जे को 205 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। और देश फिर भी 140 करोड़ की जनता में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की बात की जा रही है। किसानों को 6,000 रुपया साल देने की बात की जा रही है। आप समझ सकते हैं कि जो अमीर था वो और अमीर होता गया, और मोदी जी के सरकार में गरीब धरातल के नीचे चला गया। पर सूरज जी, पर ये जो आप अनाज की बात कर रहे हैं, अनाज देने की, गरीबों को मुफ्त राशन देने की बात तो कांग्रेस के समय से ही चली आ रही है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तभी से गरीबों को भी मुफ्त राशन दिया जा रहा था। तो ये कहाँ तक गलत है गरीबों को मुफ्त राशन वितरित करना? एक छोटा सा रिप्लाई देने दीजिए। जबरदस्त सूरज जी, अगर 400 रुपए आप पहले स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, सूरज जी एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट का विरोध करते हैं और दूसरे तरफ बिना तथ्यों की जानकारी देकर डिबेट में आप सच्चाई क्या है वो देश जानना चाहता है। और सच्चाई बता रहा हूँ आपको, आप सुन लीजिए 2 मिनट। पीएम केयर फंड भी सामने आएगा। अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड आया है। ये स्किल्ड और अनस्किल्ड। गोपाल जी, सूरज जी को बोलने दीजिए, हम आपके पास भी वापस आएंगे। मैं आप इस जवाब को दूंगा, प्लीज मुझे समझ लीजिएगा इनके। जी सूरज जी, मैं ये बोल रहा हूँ पल्लवी जी कि देश का आबादी जो है, अगर आधे से ज्यादा लोग अगर गरीब हैं तो आप किनकी आय बढ़ाए बताएं। अगर देश का किसान 1 साल तक सड़कों पे संघर्ष करते हुए 700 से ऊपर लोग शहादत को प्राप्त करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री 1 साल तक सोए रहते हैं,
उनके बाद वो कुंभकर्ण की निद्रा से जागने के बाद वो 3 काला कानून वापस देते हैं, तो 700 परिवारों की आह इस चुनाव में जरूर लगेगी। और 4 जून को झोला उठा के जाने का दिन निहित है और उस दिन झोला उठेगा और ये देश तानाशाही से मुक्त होगा। और दुलारे जी, आप बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सबके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है। किसी के लिए सत्ता महत्वपूर्ण हो सकती है, आम आदमी पार्टी के लिए देश महत्वपूर्ण हो, लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, संविधान महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से तानाशाही इस देश में चल रही है, उस तानाशाही को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी बाकी दलों के साथ आई है। और रणनीति जो है, सूरज जी, एक सवाल जोड़ लूं उसमें, वहां भाजपा के साथ लड़ने का है। ये जो इंडिया बना है, इंडिया को बचाने के लिए बना है, सत्ता के लिए नहीं बना है। अगर सत्ता के लिए बना होता तो चुनाव के पहले प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया होता। हमारे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है। और उसी क्रम में ये 4 जून को झोला उठाने आप ही के देश महत्वपूर्ण में ममता बनर्जी किधर है? आप ही के देश महत्वपूर्ण में नीतीश कुमार छोड़ करके बीजेपी में चले जाते हैं। आप ही के देश महत्वपूर्ण में राधिका खेड़ा कहती है कि कांग्रेस के द्वारा मेरे साथ खराब व्यवहार हो रहा है। आप ही के देश महत्वपूर्ण में गौरव वल्लभ बोलते हैं कि मैं राम मंदिर जाना चाहता था, अगर मुझे न्योता मिलता तो मैं 3 दिन पहले चला गया होता, 3 दिन पहले से टेंट गाड़ के वहां पे रह रहा होता। तो मुझे ये बताइए कि देखिए, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ या मैं बीजेपी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं तीनों पार्टी को बोल रहा हूँ कि जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं, जहां तक हमारी कलम देख पा रही है, हमारी कलम की नजर जहां तक जा रही है, इस बार का चुनाव हमें नहीं लगता है कि डेवलपमेंट का चुनाव है। इस बार का चुनाव हमें नहीं लगता है कि विकास का चुनाव है। इस बार का चुनाव नहीं लगता है कि संघर्ष का चुनाव है। इस बार का चुनाव नहीं लगता है कि औपचारिकता का चुनाव। इस बार का चुनाव मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक कुर्सी का चुनाव है। सिर्फ प्रधानमंत्री के कुर्सी पे कौन विराजमान होता है, आपके दल से, एनडीए से कोई भी हो, मौज सब करेंगे। बीजेपी से कोई भी बैठे प्रधानमंत्री के चेयर पे, मौज सब करेंगे। तो ये बड़ा सवाल अहम हो जाता है कि जब चुनाव सत्ता वर्सेस सत्ता होती है तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज कम होते हैं। और इसी का आधार है कि इस बार चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज कम हुए वो सत्ता बीएस सत्ता है, ना कि सत्ता बीएस विकास है। जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। मैं एक मिनट सूरज जी, एक सवाल पूछना चाहूंगा। जी गोपाल जी, आपने बोला 400 रुपए मिलता है लेबर को, 400 रुपए के हिसाब। 2 सवाल आपसे पूछ लेता हूं, आप बताइएगा। आप भ्रमित करने का जो काम करती है ना आम आदमी पार्टी, उसका मैं आपका सामने भी पर्दाफाश करता हूँ। 400, आप सुनिएगा, 400 रुपए अगर आपको मिलता है किसी लेबर को, तो वो किस कैटेगरी में आता है? सेमी स्किल्ड, स्किल्ड या अनस्किल्ड? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर 400 रुपए भी मिलता है तो महीने का 12,000 रुपए मिलता है, और महीने का अगर 12,000 रुपए मिलता है तो साल का 1,80,000 रुपए मिलता है। ऐसा ही हुआ ना? या 1,44,000 रुपए मिलता है, सॉरी 1 लाख। अब बीपीएल का जो कैटेगरी आज के डेट में है वो है 27,000 रुपए प्रति वर्ष की आय। तो आप सोचिए ना कितने लोग बीपीएल कैटेगरी से बाहर हो गए। आप उसकी भी तो बात करिए। और आप 400 रुपए किसको मिलता है? सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड या स्किल्ड लेबर को? वो भी बताइए, वो भी भ्रमित मत करिए। 380 रुपए अनस्किल्ड लेबर का कॉस्ट है किसी भी पूरे देश में, किसी भी जगह सबसे कम कॉस्ट जो है अनस्किल्ड लेबर का वो 380 रुपए है। छत्तीसगढ़ में भी वही है। और छत्तीसगढ़ में स्किल्ड लेबर 720 रुपए है, 560 रुपए सेमी स्किल्ड है। आप कौन सी बात कर रहे हैं? लेबर तो ये 3 कैटेगरी में ही बांटेंगे ना, भ्रमित क्यों कर रहे हैं? बताइए मुझे, कौन सा लेबर को 400 रुपए मिलता है? बताइए। बता रहे गोपाल जी, आप जी सूरज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? गोपाल जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। जिस देश में पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर हो, वो अब सवाल का जवाब में सवाल आ गया, पेट्रोल का। जिस देश में, देखिए, जिस देश में एक चपरासी की भी तनख्वाह 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, देश की सबसे बड़ी आबादी को 12,000 रुपए का नौकरी देने की बात कर रहे हो। ये देश के युवाओं के साथ, देश की जनता के साथ घिनौना मजाक है भाजपा के द्वारा। आपको मैं आजीवन देश में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर चला है। आपने सवाल किया, मैंने सुना, मैं आपकी बात का जवाब पूछ रहा हूं ना। आपने सीधा 400 रुपए पूछा आपसे। मैं आपको बता रहा हूं कि 12,000 रुपए में क्या कोई परिवार चल सकता है?
वो 100 फिर आप- रुपए का पेट्रोल चला लेगा, वही 1100 रुपए का 72,000 सिलेंडर भरा तो देगा। आप बताइए ना, कांग्रेस के महंगाई शासन इस में दौर में 18,000 रुपए देश को, युवाओं को 400 रुपए की नौकरी देने की बात कर रहे पर डे की। ये सूरज जी, सूरज जी बात मजदूरी की हो रही है। सूरज जी आप मेरी बात सुनिए, बात मजदूरी की हो रही है, लेकिन यदि कोई मजदूर तबके का जो इंसान होगा उसको हम कंप्यूटर पर तो नहीं बैठा सकते ना। सीधी बात ये है, अगर जिसको मजदूरी ही आती है, बात मजदूरी की हो रही है, बात युवाओं की नहीं हो रही। पढ़ा लिखा युवा मजदूरी नहीं करेगा ना सूरज जी, बात मजदूर की हो रही है। पंजाब में अच्छा चलिए आपकी सरकार है ना, पंजाब में के अंदर 18,79,000 बेरोजगार है। सूरज जी एक काम करिए, आपकी सरकार पंजाब में है, आप लिख 6 महीने होने पर जरूरत नहीं है, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड छत्तीसगढ़ लेवल में की जरूरत 15 नहीं साल है। भाजपा की सरकार रही, 3,000 सरकारी स्कूल बने। छत्तीसगढ़ में ही भाजपा की 15 साल सरकार रही है। यहाँ पे आज भी अस्पतालें बंद पड़ी हैं, दवाइयां नहीं है, इलाज नहीं है। रायपुर के अंदर 84 पद रिक्त है। शहरी कम्युनिस्ट विचारधारा है। इन्हीं भाजपा सरकार है। सूरज जी वही मान लिया। वही मेरा आखिरी सवाल है, मेरा सवाल सुन लीजिए सूरज जी। सूरज जी और गोपाल जी शांति बनाए रखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। वही मेरा सवाल ये है, आप जिस तरीके से जो भी पक्ष विपक्ष की बात है वहां पर आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार में कमी देखी भी जाती है, लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि यदि आपकी पार्टी में वो बात होती तो मतदाता आपकी पार्टी की ओर खिंचा चला आता? मतदाताओं ने बहिष्कार क्यों किया? वो कांग्रेस या आपकी तरफ भी तो जा सकता था, लेकिन इस बार मतदाता नोटा की तरफ भी नहीं बढ़ा है, उसने सिर्फ बहिष्कार कर दिया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पल्लवी जी, हमारी सरकार दिल्ली में है और वहां की जनता दिल्ली सरकार से बेहद खुश है और दिल्ली के सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास है। दिल्ली के सरकारी स्कूल भारत देश के टॉप 10 में 3 स्कूल आते हैं। ये एक भी सरकारी स्कूल का नाम भाजपा ही बता दे, 18 राज्य में इनकी सरकारें हैं, एक सिंगल स्कूल का नाम बता दे। ये छत्तीसगढ़ में 15 साल राज किए, टॉप 100 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ की नहीं है। और दिल्ली के अंदर जाकर देखिए, वहाँ के बच्चे सरकारी विचारधारा से एक स्कूल से 30 बच्चे ये भाजपा इस सपने में सोच सकते हैं कि किसी सरकारी स्कूल के बच्चे 30 बच्चे एक ही स्कूल से नीट क्वालिफाई कर लेंगे। दिल्ली ने वो काम करके दिखाया। और आप बात कर रहे थे डेवलपमेंट की, आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटी दी है। पहली गारंटी है 24 घंटे बिजली फ्री। अगर देश में संसाधन है तो देश के संसाधन में पहला हक देश की जनता का है, उसके कारण 24 घंटे बिजली और फ्री इलाज, फ्री शिक्षा। क्या ऐसी कोई भी योजना भाजपा वाले लाए? आप पंगु बनाने की बात कर रहे हैं समाज को। आप ये जो तो 80 करोड़ किसको दे रहे हो? आप समाज को पंगु बनाने के लिए काम कर रहे दे रहे हो, ठीक है? सूरज जी और गोपाल जी, फिलहाल समय के अभाव के चलते हमें अपनी चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी। मैं सभी से अपने साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वहीं आपको बता दें कि आज चौथे चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में अब देखना ये होगा कि जनता जो चुनाव का बहिष्कार कर रही है, इसका असर किस पर ज़्यादा होगा, सत्ता पक्ष पर या विपक्ष पर। वहीं इसकी पूरी अंतिम प्रक्रिया जो भी सामने आती है उसका खुलासा तो 4 जून को ही हो सकेगा। फिलहाल के लिए आज की विशेष चर्चा में इतना ही। नमस्कार।